हेलो सी फाइनल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सारंग से क्लासेस। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इंडेक्स 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इससे लास्ट लेक्चर में हम देख के आए थे वो वाली ट्रांजैक्शंस कौन सी जो मेरी होती है ऑफ मार्केट टर्म्स पे, किसके साथ, जिनके साथ मेरा स्पेशल रिलेशन है। स्पेशल रिलेशन कैसे था, जैसे मेरा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, लेसर लेसी, पेरेंट सब्सिडरी वगैरह, इनके साथ अगर कुछ ट्रांजैक्शन होती है इनके बीच में कुछ, और जो ऑफ मार्केट टर्म्स मतलब कि ऑफ मार्केट टर्म कौन सी होती है जिसका मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल रेट मार्केट रेट के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, ऐसे टर्म्स पे मतलब कि अगर ऐसे रेट पे ट्रांजैक्शन हुई है कि मतलब कि हमारा इंटरेस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल रेट और मार्केट रेट अलग अलग है, तो उस केस में हम कहते हैं कि ऑफ मार्केट टर्म्स पे ट्रांजैक्शन हुई है। ठीक है, तो उस केस में मेरा कुछ डिफरेंस बनता है। ट्रांजैक्शन प्राइस मतलब कि जो मैंने कंसिडरेशन पे की है उस एसेट को एक्वायर या जनरेट करने के लिए, और जो मेरा फेयर वैल्यू निकाला मैंने, कैसे निकालता हूं फेयर वैल्यू ऑफ मार्केट टर्म्स में, मैं प्रेजेंट वैल्यू करता हूं एट मार्केट रेट पे, जितने भी कैश फ्लोज होते हैं उनका। ठीक है, जो फ्यूचर कैश फ्लोज होते हैं उनको मार्केट रेट से मैं डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता हूं। तो इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस आता है, तो उस डिफरेंस को क्या माना जाएगा। स्पेशल रिलेशंस के केस की बात कर रहा हूं, बाकियों का हम आगे ऊपर देखेंगे, ऊपर देखूंगा। एक बार स्पेशल रिलेशन हो जाएगा उसके बाद आपको वो समझाऊंगा। मैंने लास्ट लेक्चर में समझा दिया था, बट इलस्ट्रेशंस मेरे को करवाने हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के केस में एम्प्लॉयर क्या करता है, उसमें देता तो एक्स्ट्रा होता तो डिफरेंस एम्प्लॉयर की बुक्स में क्या दिखेगा, प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। ठीक है, एम्प्लॉय वैसे नॉर्मली एम्प्लॉय इतना बड़ा एंटिटी होता नहीं है कि उसको इंडेक्स एप्लीकेबल हो। ठीक है, और लेसर और लेसी के केस में, लेसी कौन होता है, जिसने रेंट पे कुछ लिया है, लीज पे कुछ लिया है, तो वो क्या करता है, प्रीपेड लीज रेंट उसको शो कर देगा। इसका मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको याद करने के लिए, वो ट्रिक अगर आपको देखनी है तो लास्ट लेक्चर को देख लीजिए, उसमें मैंने वो ट्रिक को कवर किया हुआ है कि हाँ, इसको आप भूलोगे नहीं कि कौन सा किस में जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर लेसर की बुक्स में देखेंगे तो वो क्या करेगा, एडवांस लोन इनकम शो करेगा। और इसको कैसे करना है, राइट ऑफ करना है इनको ओवर द लाइफ ऑफ लोन, राइट ऑफ करना है ओवर द पीरियड ऑफ डिपॉजिट। ये लेसर लेसी के बीच में क्या केस होता है, ये लेसर लेसी को मतलब लेसी ने रेंट पे लिया है, कुछ लीज पे लिया है, तो उसको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता था, तो उस केस की बात हो रही है। इसमें इंटरेस्ट रेट नॉर्मली 0% होता है। ठीक है, क्योंकि नहीं मिलता इंटरेस्ट, अगर दिया हो तो क्वेश्चन में आपको उसको कंसिडर कर लेना है। ठीक है, और पेरेंट और सब्सिडरी के केस में लोन देती है अगर पेरेंट सब्सिडरी को, पेरेंट ने सब्सिडरी को लोन दिया तो पेरेंट की बुक में क्या होगा, वो इन्वेस्टमेंट की तरीके से शो करेगी। किसको, उस डिफरेंस की बात कर रहे हैं, डिफरेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर लोन दिया तो लोन तो अलग शो होगा, फेयर वैल्यू निकाल के लोन शो हो जाएगा, जो डिफरेंस आएगा फेयर वैल्यू और ट्रांजेक्शन प्राइस के अंदर, तो उसको क्या शो करेंगे, उसको हम इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी शो करेंगे। और इन्वेस्टमेंट क्या शो करेगी अपनी बुक्स में, उसको कैपिटल कंट्रीब्यूशन शो कर देगी कि पेरेंट से मेरे को ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन मिला है। और लोन अगर सब्सिडरी ने पेरेंट को दिया है, सब्सिडरी ने पेरेंट को दिया है, तो सब्सिडरी ने पेरेंट को दिया तो सब्सिडरी क्या देती है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो सब्सिडरी अपने बुक्स में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन शो करेगी उस डिफरेंस को, और पेरेंट डिविडेंड इनकम शो करेगी क्योंकि उसको डिविडेंड मिला है। ठीक है, तो इसका मैंने ट्रिक भी बताया था, तो ट्रिक आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, अब मैं कुछ इलस्ट्रेशंस करवाता हूं आईसीआई स्टडी मटेरियल की। ये 2 का मतलब सेकंड यूनिट और 21st इलस्ट्रेशन पे पहुंचे जल्दी से आईसीआई स्टडी मैट की, आईसीआई स्टडी मैट की सेकंड यूनिट की 21st इलस्ट्रेशन। हाँ जी, ये पहुंच गया हूं मैं, आई होप आप भी पहुंच गए होंगे। ये पेज नंबर बता देता हूं मैं आपको, 11.58 आईसीआई स्टडी मटेरियल है ये हमारा। अब इसके अंदर देखते हैं, कंटेनर्स लिमिटेड प्रोवाइड करता है कंटेनर्स को फॉर यूज बाय कस्टमर्स फॉर मल्टीपल पर्पसेज। अब इसमें क्या है कि कंटेनर्स लिमिटेड एक एंटिटी है, वो कंटेनर्स को प्रोवाइड करता है किसके लिए, यूज करने के लिए, किसको, कस्टमर्स को। ठीक है, फॉर यूज बाय कस्टमर्स, प्रोवाइड कंटेनर्स फॉर यूज। ठीक है, फॉर मल्टीपल पर्पसेज मतलब मल्टीपल पर्पसेज के लिए वो यूज कर सकते हैं। दी कंटेनर्स आर रिटर्नेबल, ये रिटर्नेबल है कंटेनर, रिटर्नेबल एट द एंड ऑफ द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 ईयर्स, मतलब कि 3 ईयर्स के बाद वो रिटर्न आ जाएंगे मेरे पास। ठीक है, बिटवीन कंटेनर्स लिमिटेड एंड इट्स कस्टमर्स लिमिटेड। ठीक है, इन एडिशन टू दी मंथली चार्ज, इसमें मंथली चार्ज के अलावा भी, मंथली चार्ज तो होता ही है, जैसे कि रेंट में आप मंथली रेंट लेते हो। ठीक है, ऐसे ही ये इसने एक हिसाब से कंटेनर्स दे दिए उसको, तो उस कंटेनर्स के ऊपर कुछ रेंट लेता है। जैसे कि आप कई बार क्या होता है कि अपने व्हीकल को भी रेंट पे देते हो, जैसे आपने दिल्ली साइड देखा होगा, दिल्ली गुड़गांव बॉम्बे साइड, वहां पे क्या होता है कि ई रिक्शा ऑटोज वगैरह वो भी रेंट पे देते हैं, और उससे एक मंथली इनकम लेते रहते हैं, मंथली रेंट लेते हैं उसका, कि आपका इतना इतना लगेगा तो इतना इतना दे देना। ठीक है, और साथ में क्या करते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी करवा लेते हैं। और तो यहाँ पे लिखा भी होगा, देयर इज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट दैट ईच कस्टमर मेक्स विद
कंटेनर लिमिटेड ₹4 10,000 पर कंटेनर। तो जैसे मैंने दिल्ली वाला एग्जांपल लिया, वैसे ही ये केस है कि ये कुछ कंटेनर्स लेते हैं, उसके ऊपर रेंट टाइप लेते हैं और साथ में एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लेते हैं। ये कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट दैट ईच कस्टमर मेक्स विद द कंटेनर्स लिमिटेड फॉर 10,000 पर कंटेनर। तो ये 10,000 पर कंटेनर एक सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं, ठीक है। एंड सच डिपॉजिट इज रिफंडेबल। ये डिपॉजिट रिफंडेबल है। अगर रिफंडेबल ना होता तो फिर ये क्वेश्चन ही नहीं बनता ना। रिफंडेबल है तभी क्वेश्चन बना है। व्हेन द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट, जब सर्विस कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो वो रिफंड कर दी जाएगी, ठीक है। डिपॉजिट्स डू नॉट कैरी एनी इंटरेस्ट, ये कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा इसको। डिपॉजिट जो उसने किया है, मतलब कि मेरे ही ये कंटेनर्स थे, मैंने आगे पार्टी को दिए हैं, तो उससे कुछ डिपॉजिट भी लिया मैंने रेंट के अलावा, ठीक है। कि अगर कुछ इसमें तोड़फोड़ कर देगा तो उसका रिकवर कर लूंगा सिक्योरिटी डिपॉजिट से, बट उसको एट द एंड रिफंड कर दूंगा मैं, और इस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं दूंगा उसको, ठीक है। एक हिसाब से मैंने उससे पैसा ले लिया है, समझे। एनालाइज द फेयर वैल्यू अपॉन इनिशियल रिकॉग्निशन इन बुक्स ऑफ कस्टमर्स लीजिंग कंटेनर्स। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर लोन, 3 ईयर लोन का इन्होंने मार्केट रेट दे दिया, ठीक है। कितना 7% पर एनम। तो हमारे को जो जो चाहिए था वो सारा मिल चुका है। आप इन्होंने पूछा है फेयर वैल्यू अपॉन इनिशियल रिकॉग्निशन, मतलब कि फेयर वैल्यू इनिशियल रिकॉग्निशन पे क्या रहेगी इन बुक्स ऑफ कस्टमर्स, मतलब कस्टमर्स की बुक्स में, मतलब कि आप कस्टमर हो, आपकी बुक्स में क्या अमाउंट पे इसकी फेयर वैल्यू आएगी, ठीक है। फेयर वैल्यू हमने देखा था, ये कौन सा कंडीशन होगी, ये ऑफ मार्केट हुआ, एट मार्केट हुआ। सबसे पहले तो आपको यही देखना है, क्योंकि इसके अंदर आपके प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के अलावा कुछ और तो कंपोनेंट है ही नहीं। और तो इस केस में क्या बनता है आपका, ये बनता है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड के अंदर आता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको देखना होगा, इसमें कोई सेल करने का भी बीच में पर्पस नहीं है, ये एट द एंड ही रिफंड होगा, रिफंड एट द एंड ही होगा। तो मेरे को पता है कि हाँ बीच में कुछ नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज वगैरह मिल, वो मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा उसको, जिसने मतलब कि जो कस्टमर है, कस्टमर को सिर्फ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। तो कस्टमर की बुक्स में बताना हमें क्या है। इस केस में क्या है, मेरा इंटरेस्ट रेट 0% और मार्केट इंटरेस्ट रेट 7%। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल रेट और ये मिसमैच है, तो क्या हो गया, ऑफ मार्केट टर्म्स पे, ऑफ मार्केट टर्म्स पे है। तो हमें इसकी फेयर वैल्यू कैसे निकालनी होगी, फेयर वैल्यू निकालता हूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज डिस्काउंटिंग एट मार्केट रेट, ठीक है। अब मेरे फ्यूचर कैश फ्लो कितने, 3rd ईयर के एंड में ही है बस एक। आपके पास रिसीव, मैं कस्टमर की बुक की बात कर रहा हूं, आप कस्टमर हो, आप कितने रुपए लेने का हक रखते हो मेरे से, मेरे को डिपॉजिट दिया आपने, आप कितना रुपए लेने का हक रखते हो, ये 10,000 ही लेने का हक रखते हो आप, कब, 3rd ईयर के एंड में, ठीक है। तो आप इसको आज की डेट की प्रेजेंट वैल्यू कर लो, इस पे इंटरेस्ट तो कोई मिलेगा नहीं, तो इंटरेस्ट 0 तो इसकी आप करोगे कैसे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर करते हैं हम, 10,000 मल्टीप्लाई पीवीएफ, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना 7%, कितने ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स, ठीक है। ये देखो 3 ईयर्स था ना यहाँ पे लाइफ देर की थी। अब इसका निकालो 1/1.07123, कितना आ गया, ये इसका फैक्टर आ गया 0.816 मल्टीप्लाई 10,000 कर दूंगा अगर इसके अंदर ही, तो ये मेरा आ गया 8162.98, इतना मेरी आ गई है इसकी वैल्यू, ठीक है। अब इतनी वैल्यू आ गई है 8162.98, ठीक है। इसको राउंड ऑफ में भी कर सकते हो, बट आप, मैं कहूंगा कि क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आप 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना बस, ठीक है। अब इसकी ये आ गई है। अब पे कितना किया था, कस्टमर की बुक्स की बात कर रहे हैं, कस्टमर ने पे कितना किया था, 10,000, स्टार्टिंग में 10,000 किया था पे, तभी उसकी ये सेट बनी। सिक्योरिटी डिपॉजिट उसके लिए क्या है, फाइनेंशियल एसेट कस्टमर के लिए, क्यों, क्योंकि उसको राइट मिला है कि वो 3 साल के बाद उससे पैसा ले सकता है, और उसको कितने अमाउंट कंसिडरेशन पे करके ये सेट मिली थी, 10,000, ठीक है। तो अब इसका जो डिफरेंस होगा, ये फेयर वैल्यू होगी आपकी, और ये क्या हो गया 10,000, जो 10,000 था ये क्या है आपका ट्रांजैक्शन प्राइस, ट्रांजैक्शन प्राइस जो कि मतलब कंसिडरेशन पेड, मैंने आपको ये लास्ट लेक्चर में बता दिया था। तो इसका डिफरेंस होगा, उसको क्या ट्रीट करेंगे, डिफरेंस निकालो, कितना आएगा इसका डिफरेंस,
10,000 माइनस 8162.98 1837.02 इतना डिफरेंस आ गया। तो इस डिफरेंस को क्या मानेंगे? इसके अंदर मैं कस्टमर हूं, मैं क्या देता हूं सामने वाले को? नॉर्मली मैं कस्टमर मतलब कि मैं कौन हो गया? लेसी। लीज पे ही ले लिया, एक हिसाब से लगा लो। तो सामने वाले को क्या दूंगा? मैं रेंट देता हूं। तो इसमें क्या आएगा? सामने वाले को क्या देता हूं मैं? रेंट टाइप। तो ये डिफरेंस को मैं क्या कंसीडर करूंगा? रेंट, प्रीपेड रेंट। तो प्रीपेड रेंट हम जब आप इंडेक्स 116 करोगे तो आपको वहां पे पता लगेगा कि रेंट को आप आरओयू एसेट की तरीके से वहां पे लीज पे जब लेते हो तो आरओयू एसेट के तरीके से उसको अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करते हो। तो इसको कैसे रिकॉग्नाइज करोगे आप? इसकी एंट्री क्या करोगे आप? सबसे पहले तो आप इसकी एंट्री सबसे पहले आपने क्या किया था? सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये सेट हो गया आपके लिए। डेबिट और टू बैंक, बैंक कितना आया था? 10,000। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितने अमाउंट से रिकॉग्नाइज करोगे? ये फेयर वैल्यू पे 8162.98। और दूसरी एसेट कौन सी आएगी? आरओयू एसेट। या फिर आप इसको आरओयू एसेट ना भी लिखो तो भी आप ऐसे लिख सकते हो कि प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट कितना? 1837.02। समझ रहे हो? ऐसे कर सकते हो, प्रीपेड रेंट लिखो या फिर आरओयू एसेट, कुछ भी लिख सकते हो आप। अब ऐसे ही का दिखा देता हूं एक बार मैं आंसर। फेयर वैल्यू 8163 की फेयर वैल्यू आ गई इनकी, देखो इनिशियल रिकॉग्निशन पे 8163। ठीक है, राउंड ऑफ कर दिया इन्होंने। डिफरेंशियल कितना है? 1837, ये हमारा आ गया था। डिफरेंशियल ऑन वन सेल बी ट्रीटेड एज फॉलोज, क्या ट्रीट किया? नाउ सिंस द लेसी गेट्स टू यूज द कंटेनर्स इन रिटर्न फॉर मेकिंग एन इंटरेस्ट प्रीपेड रेंट आरओयू एसेट सेल बी चार्ज ऑफ टू पी एंड एल। ये तो आगे का देखा, इसका डिफरेंस का बात कर रहा हूं मैं। हाँ, दी लोस्ट इंटरेस्ट डिफरेंस रिप्रेजेंटिंग डे वन डिफरेंस बिटवीन, ये देखो यहां से डे वन डिफरेंस, अरे हाँ, डे वन डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ डिपॉजिट एंड फेयर वैल्यू, मतलब वैल्यू ऑफ डिपॉजिट मतलब ट्रांजेक्शन प्राइस और फेयर वैल्यू का डिफरेंस इज लाइक प्रीपेड लीज रेंट एंड कैन बी रिकॉग्नाइज एज सच। इसको प्रीपेड रेंट या फिर आरओयू एसेट कुछ भी शो कर दो, ठीक है, आपके ऊपर है। ये वाला आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर कुछ नहीं किया हमने, इसके अंदर तो बिल्कुल सिंपल था। ऑफ मार्केट टर्म था तो मार्केट रेट पे हम इसको वो लेके आ गए, और डिफरेंस था उसको डिफरेंस को हमने सीधा सीधा, ये लेसर लेसी वाला केस था। ठीक है, इसने दूसरे को लीज पे दिया, एक ने लीज पे लिया। ये देखो यहां पे मंथली चार्ज भी दे रहे हैं, समझ रहे हो? तो इसके बाद हमारा कौन सा आंसर करना भी? 21 हो चुका है हमारा। अब 25 और करते हैं। 25 पे चलिए जल्दी से, ऐसे स्टडी मैट के 25 इलस्ट्रेशन पे। हाँ आ गया मैं, इसको जल्दी से सोल्व करते हैं। ए लिमिटेड हैज मेड ए सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये भी सिक्योरिटी डिपॉजिट का ही दिख रहा है मेरे को क्वेश्चन। सिक्योरिटी डिपॉजिट whose details are described below make necessary journal entries for accounting of the deposit in the first year and last year, assume market interest rate for a deposit for a similar period to be 12%। इन्होंने क्या क्या डिटेल दी है? सबसे पहले देखो इन्होंने क्या कहा, हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हमें जर्नल एंट्री का है इन्होंने करने की, जर्नल एंट्री बताओ आप फॉर अकाउंटिंग ऑफ द डिपॉजिट की अकाउंटिंग के लिए इन द फर्स्ट ईयर एंड लास्ट ईयर। इन्होंने सिर्फ फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर की कहा है हमें करने के लिए एंट्री, ठीक है। अब इस केस में एज्यूम मार्केट इंटरेस्ट रेट फॉर ए डिपॉजिट फॉर सिमिलर पीरियड टू बी 12% पर एनम। एज्यूम, तो इसके ऊपर ना जो मैं आपको ये करवा के आया था ना, इसके अंदर एक चीज बतानी रह गया। इसमें क्वेश्चन में दे रखा था, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ था। इस कौन सा था? अरे वो 21 में, उसके अंदर हमने इंटरेस्ट की एंट्री नहीं लिखी थी। क्या इंटरेस्ट की एंट्री होगी? हाँ, इंटरेस्ट की भी एंट्रियां होंगी उसमें सिर्फ इनिशियल फेयर वैल्यू वाला पूछा था क्या ट्रीटमेंट होगा, इसलिए हमने आगे नहीं किया था। अदरवाइज अगर वो कंप्लीट पूछेगा तो आप उसमें इंटरेस्ट भी करोगे चार्ज, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी करवाया था।
वैसे ही इंटरेस्ट भी होगा। इसमें कैश फ्लो आपको पूरी अमोर्टाइजेशन टेबल बनानी होगी, बट इसमें कैश फ्लो जो इंटरेस्ट वाले में हमने उधर लिखा था उधर वो 0 हो जाएगा सारा, ठीक है। और लास्ट में जो एक एक्चुअल वाली पेमेंट होगी वो वाली आएगी बस। बाकी सारी टेबल वैसे ही बनेगी और वैसे ही सारा ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। वो एक बार मैं बताना रह गया था, तो अभी किया मैंने क्लियर। A Limited has made a security deposit whose details are described below. Make necessary journal entry for accounting of the deposit in the first year and last year. तो इनको जनरल एंट्री बतानी है हमें फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर में। एज्यूम करो मार्केट इंटरेस्ट रेट फॉर ए डिपॉजिट फॉर सिमिलर पीरियड टू बी 12% पर एनम। एज्यूम किए करना है हमें मार्केट इंटरेस्ट रेट कितना है 12% पर एनम। मार्केट रेट दे दिया इन्होंने 12% पर एनम। अब इन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट की स्टार्टिंग डेट कब थी, मतलब कि डिपॉजिट कब किया उसने 1 अप्रैल 2001 को, और फिनिशिंग डेट मतलब कि उसको रिफंड कब मिलेगा, मतलब डिपॉजिट वापस कब मिल जाएगा, जो डिपॉजिट किया था उसको वापस कब मिल जाएगा, वो 31 मार्च 2006 को। डिस्क्रिप्शन ये लीज है, मतलब लीज लेसर लेसी वाला रिलेशनशिप आ गया इसमें। और हमें ये देखना अभी क्या ये ऑफ मार्केट टर्म्स है, ऑफ मार्केट टर्म होगी तो ही आएगा हमारा वो, ऑफ मार्केट टर्म के बाद ही था क्योंकि हमने वो ऊपर देखा था ऑफ मार्केट टर्म्स की अंदर ही थी वो रिलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्काउंट रेट 12%, ठीक है। ये 12% वही दे रखा है डिस्काउंट रेट, मार्केट रेट डिस्काउंट रेट, ठीक है। बट इन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल रेट अभी दिया ही नहीं है इन्होंने कुछ भी, तो हम क्या मानेंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल रेट नहीं दिया होता तो। मैंने आपको स्पेशली कहा था कि अगर कूपन रेट ना दिया हो तो आपको कूपन रेट कभी भी मार्केट रेट के इक्वल नहीं मानना है, उसको क्या मानना है 0, ठीक है। मार्केट रेट ना दिया तो उसको कूपन रेट के इक्वल मान सकते हो, मानना ही है, मान कह सकते हो, मानना ही है उसको, ठीक है। बट यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल रेट या कूपन रेट नहीं दिया हुआ है तो उसको 0 मानोगे, ठीक है। अब यहाँ पे 0% कॉन्ट्रेक्चुअल रेट हो गया, और दूसरा रेट कौन सा है मेरा मार्केट रेट, वो कितना है 12%। तो ये दोनों अनइक्वल हैं, तो ये कौन सी होगी, ऑफ मार्केट टर्म्स पे ट्रांजेक्शन हुई है मेरी, ठीक है। ऑफ मार्केट टर्म्स पे ट्रांजेक्शन हुई है। डिस्काउंट रेट दे रखा सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना 10 लाख का। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे दिया 5th ईयर के एंड का, तो हमें पीवी फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं, इसी को यूज कर लेंगे सीधा, ठीक है। अदरवाइज मैं क्या करता, पीवी फैक्टर निकालता फिर उसको 10 लाख से मल्टीप्लाई करता, तो उसके बाद मेरी वो आती वैल्यू। अब फर्स्ट ईयर की इनको बतानी है अकाउंटिंग कैसे कैसे होगी, किसकी बुक्स में बताए पूछिए इन्होंने, फॉर अकाउंटिंग फॉर डिपॉजिट इन दी फर्स्ट ईयर, ये कस्टमर की ही होगी जहां तक, क्योंकि एसेट्स की बात कर रहे हैं ना, कस्टमर के लिए ही एसेट होगी, जिसने डिपॉजिट किया उसके लिए ही एसेट होती है, ठीक है। ए लिमिटेड की बुक्स में देखनी है ना हमें, ए लिमिटेड ने मेड किया डिपॉजिट, ए लिमिटेड ने डिपॉजिट किया सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो उसकी बुक्स में देखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्या उठा लिया पहले ही, हाँ सबसे पहले मैं इसकी अगर फेयर वैल्यू निकालूं, फेयर वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई जो मैंने कंसिडरेशन पे किया, कंसिडरेशन पे किया, ये लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए आपकी, ये गलत लैंग्वेज है। आपको ये कहना चाहिए कि कंसिडरेशन पे के अकॉर्डिंग नहीं, हमारा जो फ्यूचर में कैश इनफ्लोज होगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है हमें एट मार्केट इंटरेस्ट रेट। आपकी लैंग्वेज ये वाली होनी चाहिए। कंसिडरेशन पे बोलोगे तो आप गलत कर दोगे वहां पे, रियली बता रहा हूं, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट में बच्चों को ये डाउट रह जाता है कई बार, इसलिए मैंने ये स्पेसिफिकली गलत बोल के सही बोला, फिर समझे। यहां पे मेरे को कितना मिलेगा एट द एंड ऑफ 5th ईयर, कितना 10 लाख रुपीज लेने का हक रखता हूं मैं, ठीक है। मैंने आज सिक्योरिटी डिपॉजिट किया था, अब मैं 5 साल के बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट लेने का हक रखता हूं, तो मेरे लिए क्या होगी, फाइनेंशियल एसेट होगी है, ठीक है। तो फाइनेंशियल एसेट, इसमें मेरे को इंटरेस्ट वगैरह कुछ मिल रहा है नहीं, इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलेगा मेरे को, कैश इनफ्लो नहीं हो रहा मेरा कोई इंटरेस्ट का, बट मेरे को बुक्स में तो इंटरेस्ट इनकम वगैरह दिखानी होती है, वो दिखाएंगे। अब इनफ्लो होना या ना होना वो मेजर बात नहीं है। अब इसके अंदर आपको कुछ प्रिंसिपल के अलावा कुछ और मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना, बस क्योंकि जो जैसे इक्विटी इंडेक्स से रिलेटेड वगैरह होता तो फेल हो जाता, तो फिर एफवीटीपीएल में चला जाता। ये हमारा इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल का ही है, तो ये किस में जाएगा, ये अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड में। तो इसके अकॉर्डिंग करते हैं हम, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, कितनी आएगी 10 लाख। अरे भाई सब कैसे 0 0 बन गए ये, मल्टीप्लाई 0.56747 करो इसको, 0.567427 मल्टीप्लाई 10 लाख, ये आ गया मेरा 567,427, ये आ गया मेरा, क्या आया ये फेयर वैल्यू आ गई है मेरी, फेयर वैल्यू। और ट्रांजैक्शन प्राइस कितना था, ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होता है मेरा, कंसिडरेशन पेड।
ट्रांजेक्शन प्राइस कहाँ गया मेरा, कितना किया था मैंने, सिक्योरिटी डिपॉजिट 10 लाख का किया था मैंने, 10 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था उसको। तो मेरा कंसिडरेशन पे मतलब कि उस दिन मेरे को सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो मेरा कैश इनफ्लो होना है उसके लिए मैंने कितना अमाउंट पे किया था, 10 लाख, 10 लाख पे किया था, ठीक है। तो 10 लाख मैंने पे किया था, क्या हो गया मेरा ट्रांजेक्शन प्राइस क्या हो गया 10 लाख। तो इनका डिफरेंस निकालूंगा अगर फेयर वैल्यू और इसका, तो कितना आएगा -567,427। जो ये डिफरेंस निकालूंगा 10 लाख और 567,427 का डिफरेंस निकालो, 10 लाख -567,427, ये आ गया मेरा 432,573, इतना डिफरेंस आ गया। तो इस डिफरेंस को क्या मानूंगा, यहां पे सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात हो रही है, सिक्योरिटी डिपॉजिट किस केस में होता है मेरा, यहां पे दे रखा है इन्होंने डिस्क्रिप्शन में लीज। तो लीज लेसर और लेसी के केस में क्या है, मतलब कि मैं एक ही बुक्स में अकाउंटिंग कर रहा हूं, तो ए क्या देता नॉर्मली उसको, दूसरी पार्टी को जिसको सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है, लीज के केस में वो रेंट देता है सेम ऊपर जैसा। इसमें प्रीपेड रेंट या फिर आरओयू एसेट रिकॉग्नाइज करेंगे इस डिफरेंस को, आरओयू एसेट को या फिर प्रीपेड रेंट को, बात एक ही है। ये क्या होगी आरओयू एसेट या फिर प्रीपेड रेंट, कुछ भी कहो, समझे। आरओयू एसेट की डिटेल में क्या होती है क्या नहीं वो मैं आपको इंडेक्स 116 करेंगे तब बताऊंगा, बट अभी के लिए आप ये समझो कि प्रीपेड रेंट ही है, ठीक है। आरओयू एसेट में आप कंफ्यूजन कर सकते हो, ठीक है, तो आप प्रीपेड रेंट ही मान के चलो इसको। तो मैं दोनों टर्म इसलिए यूज कर रहा हूं कि आप कंफ्यूजन हो जाओगे, क्वेश्चन के अंदर आईसीआई ने स्टडी मैट में कई जगह आरओयू एसेट लिखा हुआ है, कहीं प्रीपेड रेंट लिखा हुआ है, तो आप गलती मत करना, दोनों में से कुछ भी लिख के आ जाओ, गलत नहीं होगा आपका। इसका आईसीआई का एक बार क्या करता हूँ, आईसीआई का क्या लिखना हमें, फर्स्ट ईयर की ट्रांजेक्शन बतानी है ना मेरे को, क्या क्या होंगी, क्या क्या एंट्री होंगी पास। एक काम करता हूँ ना मैं, जस्ट ए मिनट, यहीं पे थोड़ा एंट्री वगैरह करने का जुगाड़ बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एंट्रियां करते हैं हम। कौन सा केस था वो, अरे इससे नेक्स्ट था क्या, हाँ ये वाला था वो, मैं गलत जगह में लगा दिया आई थिंक। कौन सा केस था यार ये? इस वाले पे करता हूँ मैं। तो अच्छा यहाँ पे तो करना ही पड़ेगा मेरे को ऐड, और फिर ठीक, यहाँ पे मैं आपको एंट्री करके दिखा देता हूँ थोड़ी, क्या एंट्री होगी इसकी, इनिशियल रिकॉग्निशन पे, इनिशियल रिकॉग्निशन पे, मतलब कि ये जिस दिन हमारी ये ट्रांजेक्शन हुई, कब 1 अप्रैल 2001 की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट, यहाँ पे डेट ही लिख देता हूँ ना, 1 अप्रैल 2001 को क्या एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी मेरी। एक तो मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट की, फाइनेंशियल एसेट जनरेट हुई है मेरी, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट डेबिट कितने से, फेयर वैल्यू से होता 567,427, 427, और साथ में टू गया कितना मेरा, उस दिन कितनी कंसिडरेशन पे की 10 lakhs की, और डेबिट की साइड ही आएगा दूसरा भी क्या, प्रीपेड रेंट हो या फिर आरओयू एसेट को, बात एक ये कितना आया था ये डिफरेंस मेरा, ये देखो 432 डेबिट। ठीक है जी, ये मेरी एक तो ये वाली एंट्री होगी 1 अप्रैल 2001 को। इन्होंने क्या कौन सी पीरियड की एंट्री पूछी है, इन्होंने पूछी है, कहाँ गया वो क्वेश्चन, ये फॉर द फर्स्ट ईयर जनरल एंट्री अकाउंटिंग, फर्स्ट ईयर में एक तो ये एंट्री होगी मेरी जिस दिन मैंने ये एसेट जनरेट हुई थी मेरी उस दिन की, और इसके बाद मेरे को इंटरेस्ट वगैरह भी तो बुक करना होगा, तो इसका क्या करूंगा मैं, अमोर्टाइजेशन टेबल बनाता हूं, वही वाली अमोर्टाइजेशन टेबल जो मैंने आपको सिखाई थी। उसका फॉर्मेट क्या था आपको याद है, सबसे पहले ईयर,
फिर उसके बाद ओपनिंग बैलेंस ऑफ एफ ए, फिर उसके बाद इंटरेस्ट इनकम। आपको क्या सर इसमें तो इंटरेस्ट हो ही नहीं रहा। हमने ये देखो इंटरेस्ट इनकम अलग से करते हैं, समझे, इंटरेस्ट इनकम अलग से निकालते हैं, और वो कैश फ्लो के लिए काम आती थी, जो कूपन रेट दिया होता था, जो मेरे को मिलता था कैश फ्लोज में। यहाँ पे कैश, यहाँ पे दिखाऊंगा अभी, यहाँ पे दिखेगा आपको, दिखेगा आपको वो भी दिखेगा, रीपेमेंट, या फिर आप इसकी जगह रीपेमेंट की जगह ये भी लिख सकते हो कि अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव। और यहाँ पे इसको एक काम करता हूँ ना, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, इस वजह से मुझे डिफिकल्टी होगी। ठीक है, अब सही है। अब यहाँ पे मेरा आएगा क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फाइनेंशियल एसेट, ठीक है। ठीक है जी, अभी बात करते हैं कौन से ईयर की, फर्स्ट ईयर। यहाँ पे एक काम करता हूँ ना, फर्स्ट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ईयर आपको तो पता ही है ना कितने ईयर्स हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। बट आप एग्जाम में ना यहाँ पे ईयर वो लिख के आओगे, कैसे, हमारा कौन सा ईयर था ये, आप वहां पे लिख के आओगे 2001 टू 2, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये शॉर्टकट के लिए। फर्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंस कितनी, मेरी एसेट कितने पे रिकॉग्नाइज की थी सिक्योरिटी डिपॉजिट की, 567427 पे, जी हाँ, 567427। अब इस पे इंटरेस्ट इनकम किस रेट से आएगी, इंटरेस्ट, अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट, कंसेप्ट याद करो जो मैंने परसों वाले लेक्चर में इंपॉर्टेंट बोला था, कल वाले में उसके एग्जाम्पल भी करवाए थे मैंने, ठीक है। उसमें याद करो कि जो मेरा अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट होता था किस पे होता था, EIR पे। बट उसमें एक मैंने ये भी बोला था कि अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंकर नहीं हुई है, और ऑफ मार्केट पे ट्रांजैक्शन है, तो अनवाइंड किस पे हो जाएगा मेरा, तो अनवाइंड किस पे होगा, मार्केट रेट पे, क्योंकि मार्केट रेट और EIR वहां पे सेम हो जाता है, सिर्फ ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से ऑफ मार्केट टर्म्स वाली ट्रांजैक्शन में डिफरेंस आता है, समझे। पूरा लो रिकॉल करते रहो, बस रिकॉल। इंटरेस्ट इनकम एट द रेट, कौन से रेट से, मार्केट रेट कितना है इसमें, 12%, 12% से, ठीक है। अब यहाँ पे रीपेमेंट अमाउंट रिसीव, ये तो जीरो ही है, इसमें इसमें भी जीरो है। एक बार ना यहाँ पे ये लिख देता हूँ, जो जो डिटेल में लिख सकता हूँ स्टार्टिंग में, 0 0 0 0। और फिफ्थ ईयर एंड में कितना मिलेगा मेरे को, 10 लाख रुपए मिल जाएगा, 10 लाख मिल जाएगा मेरे को फिफ्थ ईयर के एंड में, ठीक है। और यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम लगाओ इसके ऊपर 5 6, इससे ना आपका एक और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बहुत जबरदस्त तरीके से। 567427 मल्टीप्लाई 12%, कितना आ गया, 68091.24। इसको ना आप ये तो टेबल के थ्रू ही करना, कई बार क्या होता है कि आप गलती कर जाओगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, इसका शॉर्टकट भी लगा सकते हो आप, जैसे फर्स्ट ईयर की आपने ये निकाल ली, डायरेक्ट लास्ट ईयर की भी निकाल सकते हो, आपको आपको पता लग जाएगा कैसे निकालनी है। मैं आपको वो ट्रिक भी बता दूंगा, एक बार ये क्वेश्चन कर लो सोल्व। 68.09, तो इसके अंदर ये वाला ऐड करते हैं और ये वाला माइनस करते हैं, ठीक है। तो वही करते हैं, माइनस में तो जीरो ही आएगा, तो इसका दोनों का ऐड करके निकालते हैं। इसका लॉजिक भी बताया था कि ये प्लस माइनस क्यों करते हैं मैंने लास्ट लेक्चर में। प्लस 567427, ये आ गया आपका 63551.8.24। अब इसके ही 35518.24
इसके ऊपर कितना लगेगा 12%, कितना आ गया 76262 प्लस 635,518.24 711,780.42 मल्टीप्लाई 12%, 85,413.65। इसका शॉर्टकट ही बता के जाऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लो, बिल्कुल शॉर्टकट बता दूंगा इसका। प्लस 711, ये लिख दूंगा पहले 711,180.42 कितना आ गया ये 797,194.01 97,194.1 मल्टीप्लाई 12%, 95663.29 प्लस 797,194.1 इक्वल टू 892,857.389, ठीक है 892,857.389 मल्टीप्लाई 12%, 107,142.89, ठीक है प्लस मैं करूंगा इसमें 892,857.38, ये आपका 0 हो गया, ठीक है समझे। हमने क्या किया, ये बिल्कुल इंटरेस्ट लिखते गए, जो जो इसके ऊपर ड्यू होता गया, पेमेंट थी नहीं कुछ, ओपनिंग के ऊपर ड्यू, ओपनिंग के ऊपर ड्यू, ओपनिंग के ऊपर ड्यू, ओपनिंग के ऊपर ड्यू, मतलब इतनी इतनी इनकम मान ली मैंने, ठीक है और एट द एंड मेरा 0 बनेगा। और यहाँ पे EIR उस दिन क्यों लिया था हमने, वो भी लॉजिक बताया था, क्योंकि ये 0 करना था मेरे को, EIR के अलावा नहीं होता 0। इसके लॉजिक में अच्छे से बता के आ चुका हूं, बाकी एक बार फिर से बता देता हूं कि मार्केट रेट पे भी 0 यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि मैंने प्रेजेंट वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग तो लेके आया था, ये लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ठीक है। अब बार बार बताऊंगा तो आपका भी टाइम वेस्ट है, मेरा भी टाइम वेस्ट है, ठीक है। अब आपके मन में ना एक डाउट आ सकता है कि सर हमने ना, वैसे लॉजिक क्या है इसका, मतलब इस अमाउंट पे मानने का एसेट, इसका मैं लॉजिक बता देता हूं कि आप ना जब ऑफ मार्केट टर्म्स पे होती है, जब फेयर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू से निकालते हैं, उसमें क्या लॉजिक लगता है, क्यों हम कम अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब इनिशियली हम ये कहते हैं कि आप अगर मार्केट में कुछ ये सिक्योरिटी डिपॉजिट या लोन वगैरह देते, तो आपको इतने इतने कैश फ्लोज अगर मिलते उस लोन को देने से, इतने इतने कैश फ्लोज अगर आपको मिलते, तो आपको आज की डेट में कितना इन्वेस्ट करना पड़ता। मैं कहता हूं कि इतना इन्वेस्ट करके मेरे को इतने कैश फ्लोज मिल जाते, मार्केट में इन्वेस्ट करने से कितना मिलता, तो हमने इनिशियली ये माना कि इतना ही हमने लोन दिया है, बाकी वाला पोर्शन किसी और चीज के लिए है, समझे ये लॉजिक। अब परफेक्ट, अगर नहीं समझाया तो एक बार और रिपीट कर देता हूं। हम इसको कम अमाउंट पे क्यों रिकॉग्नाइज करते हैं, क्योंकि, और मार्केट रेट ही क्यों लेते हैं, क्योंकि ये वाला मार्केट रेट नहीं, यहां वाला कंसिडर नहीं कर रहा मैं, ये प्रेजेंट वैल्यू जब निकाली थी उसकी बात कर रहा हूं, वहां पे प्रेजेंट वैल्यू निकालते हुए क्यों हमने लिया था मार्केट रेट, क्योंकि मेरे को अगर मार्केट में किसी को लोन देता तो मेरे को उतना रेट के ऊपर इंटरेस्ट कैश इनफ्लोज होते, इंटरेस्ट या प्रिंसिपल की जो भी सारे कैश इनफ्लोज इतने होते, ठीक है। तो जितने जितने क्वेश्चन में दिए हुए थे, ठीक है, क्वेश्चन में अगर इतने कैश इनफ्लोज करने हैं मेरे को और इंटरेस्ट रेट मार्केट वाला होता, तो मैं निकाल सकता हूं कि मार्केट में कितना लोन देता तो मेरे को इतना कैश इनफ्लोज हो जाता, मार्केट में कितना अमाउंट लोन पे देता जिससे कि मेरे को इतना कैश इनफ्लोज जनरेट हो जाता, ठीक है। तो ये वाला आता है, तो मैं मानूंगा कि इतना ही लोन दिया है, फिर इतना इतना इनकम मेरे को एवरी उससे मिलता, मेरे को किससे, मार्केट में लोन देने से,
इतना इतना इनकम मेरे को मिलता। नेट यहाँ ये वाला इनकम होता कि नेट मेरे को कितनी इनकम बन रही है, इसीलिए मैं यहाँ पे कभी मार्केट रेट कभी EIR लेता हूँ, नॉर्मली EIR ही लेता हूँ कि मेरी नेट में इनकम कितनी बन रही है, क्योंकि इसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट वगैरह का भी इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला बताता है मेरे को कि मेरी नेट में इनकम कितनी बन रही है। और लाइबिलिटी वाले केस में मेरा नेट में कितना एक्सपेंडिचर बन रहा है, जिससे कि मेरा सारा इंपैक्ट आ जाए, जितने भी डिस्काउंट, जितनी भी मेरी और कुछ भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट वगैरह इंक्र हुई है, सबका इंपैक्ट आ जाए। बट कैश फ्लोज जब जनरेट करता हूं मार्केट रेट में, वो सारे इंपैक्ट नहीं आते हैं। वो ये दिखाता है कि मार्केट से अगर ये कैश फ्लो मिल रहे हैं तो कितने अमाउंट को इन्वेस्ट करने से मिलते, वो आ जाता है। ये समझे? आई होप आपको ये दोनों लॉजिक क्लियर हो गए होंगे, EIR वाला भी, कि हम ये EIR या मार्केट रेट क्यों लेते हैं। ठीक है, EIR इसलिए ये मेरे को ये बताता कि मेरे को नेट कितनी इनकम मिली है, मैंने स्टार्टिंग में कितना पैसा लगाया था, उस पैसा लगाने के ऊपर मेरे को कितनी इनकम जनरेट हो रही है, वो ये वाला बताता है, चाहे EIR हो चाहे मार्केट रेट हो। ठीक है, दोनों का लॉजिक बता चुका हूं, मार्केट रेट कहां आएगा, EIR कहां पे आएगा, सब क्लियर हो गया ये आपका। ठीक है, अब आपका इन्होंने फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग पूछी थी। फर्स्ट ईयर में एक तो अकाउंटिंग ये तो कर चुके हम, इसकी एंट्री तो बता दी मैंने आपको, ये वाली। ठीक है, अब मेरे को दूसरी एंट्री देखनी है इंटरेस्ट इनकम की। अब मेरे को इंटरेस्ट इनकम की भी तो एंट्री करनी होगी, उसकी क्या एंट्री होगी, एसेट कौन सी थी मेरी, एसेट इंक्रीज होगी ना इससे, फाइनेंशियल एसेट, सिक्योरिटी डिपॉजिट थी, ये कब होगी एंट्री मेरी, फर्स्ट ईयर के एंड पे। फर्स्ट ईयर कब एंड हो रहा है मेरा, कहां गया भाई, हाँ, 31 मार्च 2002 को। तो एंट्री कब करूंगा मैं, 31 मार्च 2002। क्या एंट्री होगी उस दिन मेरी, एसेट कौन सी इंक्रीज करनी है मेरे को, एसेट में जाएगा इंपैक्ट उसका, सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट, ये वाली एसेट थी मेरी। डेबिट कितना इंटरेस्ट, 68,091 68,091.24 टू क्या है मेरा इंटरेस्ट इनकम। आई होप अब आपको चीजों की क्लैरिटी मिल रही होगी। ठीक है, बस पेशेंस रखा करो, मैं हर चीज आगे पीछे करके कवर करता हूं। अगर उसी टाइम पे सारा कुछ कवर कर देता तो आपको कुछ भी नहीं समझ आने वाला था। जो लॉजिक मैंने आज बताया है, जो मैंने फाइनल टच दिया है इसको, EIR और मार्केट रेट की, इसको वो अगर मैं पहले ही बता देता तो आपके मे भी कंसेप्ट इतने वीक रहते, ये लॉजिक आपको याद भी ना रहता। बट अब ये याद रहेगा आपको, इसलिए पेशेंस रखा करो, मैं आगे पीछे कभी भी कवर कर देता हूं चीजों को। ठीक है, एक तो ये एंट्री होगी, कैश रिसीव तो कुछ हुआ नहीं है, कैश रिसीव की कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो अब मेरे को लास्ट ईयर की एंट्री पूछी इन्होंने, कौन सी, लास्ट ईयर में क्या एंट्री होगी, लास्ट ईयर में मेरे कौन सी एंट्री होगी। एक तो मेरा इंटरेस्ट ही ड्यू होगा, लास्ट ईयर कब बन रहा है मेरा, 31 मार्च 2006 की एंट्री करनी है हमें। 31 मार्च 2006 की क्या एंट्री होगी वो बतानी है मेरे को। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लिया मैंने क्योंकि ये फिर बहुत छोटा हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या, सबसे पहले इंटरेस्ट की बुकिंग होगी। इंटरेस्ट से क्या होता है मेरा, एसेट इंक्रीज हो जाएगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट थी मेरी एसेट, सिक्योरिटी डिपॉजिट डेबिट, कितने से कितना इंटरेस्ट था भाई मेरा लास्ट ईयर में, 107,142.89, ये 0107। ठीक है, टू इंटरेस्ट इनकम कितना, 107,142.89, ये सबसे पहले इंटरेस्ट की एंट्री होगी। अब मेरे को पैसा भी तो वापस मिला होगा, पैसे वापस मिलने की भी एंट्री करूंगा, तो अमाउंट रिसीव की क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना मिला होगा मेरे को, 10 लाख का था, 10 लाख मिलना था, 10 लाख मिल गया। टू
सिक्योरिटी डिपॉजिट एसेट थी, उसको डी रिकॉग्नाइज कर दूंगा मैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितने से? 10 लाख से। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होंगी चीजें, ठीक है। अब यही पूछा था इन्होंने, और तो कुछ पूछा नहीं है। एक बार इसका चेक कर लेते हैं। 432,573, 432,573 एसेट थी 567,567,427, ठीक है। और इंटरेस्ट इनकम फर्स्ट ईयर की 68,091, 68,091, ठीक है। और लास्ट ईयर की 107,142, 107,143, इन्होंने राउंड ऑफ करके कर दिया। और बैंक की एंट्री यही करना था। और हमें और कौन सा करना है क्वेश्चन? आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। मैं आपके लिए ऐसे ही लेक्चर्स लेके आता रहूंगा। एक बार ये सारा कंप्लीट हो जाएगा बस, तो मैं आपको शायद टेक्स्ट नॉलेज वगैरह के क्वेश्चंस के भी लेक्चर लेके आऊँ। अभी मैं कोई गारंटी नहीं कर रहा हूँ, बट अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है आपका, मतलब कि कमेंट्स वगैरह आते हैं, लाइक्स वगैरह आते हैं, तो शायद लेके आ जाऊँ मैं, क्योंकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलती है ना कि हाँ और कुछ एफर्ट्स डालूँ मैं आपके लिए। अब 28 सेकेंड यूनिट का 28 इलस्ट्रेशन, सेकेंड यूनिट का 28 इलस्ट्रेशन। हाँ जी, मैं पहुंच चुका हूं। XYZ लिमिटेड, इसका पेज नंबर बताऊं आपको? 11.67, 11.67 है इसका पेज नंबर। XYZ लिमिटेड इज ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। XYZ एक कंपनी है जो इंडियन कंपनी है, इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है। इट प्रोवाइड्स ₹10 लाख इंटरेस्ट फ्री लोन टू इट्स होली ओन सब्सिडरी। तो ये क्या करती है? लोन प्रोवाइड करती है कितने? 10 लाख का इंटरेस्ट फ्री लोन टू इट्स होली ओन सब्सिडरी। अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि इंटरेस्ट दे ना दे कोई मैटर नहीं करता है, हमें तो इंटरेस्ट बुक करना ही है ऑन ट्रांजेक्शन, मतलब ऑन फेयर वैल्यू वाला जो था इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड, ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ठीक है। क्योंकि सब्सिक्वेंटली अगर कुछ पेमेंट हो रही थी तो उस पर भी तो माइनस करने के बाद आया था, जो मतलब जो आउटस्टैंडिंग अभी भी प्रिंसिपल अमाउंट, उसके ऊपर ही आपका इंटरेस्ट ड्यू करना होगा। देर आर नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, इसमें कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है तो हमारे लिए ज़्यादा इजी नहीं होता। बाकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट में इतनी डिफिकल्टी नहीं है। मैं जैसे जैसे आगे आपको लेक्चर में करवाऊंगा तो आपको पता लगेगा ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो एक फूल जैसी चीज़ है बस। हाउ शुड द लोन बी अकाउंटेड फॉर इन दिस सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ XYZ इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ, इन्होंने पूछा है मतलब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसकी? XYZ की और ABC की, अंदर क्या क्या काउंटिंग होगी। और एक CFS में पूछा। CFS में तो क्या ही होगी, आपस में एक दूसरे की तो लेन देन कर रहे हैं। XYZ लिमिटेड एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है जो इंडिया में, वो प्रोवाइड करती है 10 लाख का लोन, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, ठीक है। XYZ कंपनी के लिए क्या हुई है? XYZ कंपनी ने क्या किया? लोन दिया है किसको? अपनी सब्सिडरी को। तो मतलब कि पेरेंट ने सब्सिडरी को लोन दिया है, तो पेरेंट टू सब्सिडरी वाला केस हो गया ये। अब पेरेंट ने सब्सिडरी को लोन दिया तो पेरेंट के लिए क्या होगी? पेरेंट के पास हक आ चुका है ये लोन देने के बाद कि वो फ्यूचर में इससे कैश इनफ्लोज ले सकते हैं, मतलब कैश रिसीव करने का हक आ चुका है किसके पास? पेरेंट के पास। तो ये है पेरेंट, और इसकी बुक्स में क्या शो होनी चाहिए? फाइनेंशियल एसेट, ठीक है, XYZ। और ABC क्या है? ये सब्सिडरी है, ये है सब्सिडरी। और इसकी बुक्स में क्या शो होना चाहिए? इसकी बुक्स में शो होगी फाइनेंशियल लाइबिलिटी। समझ रहे हो? अब इंटरेस्ट फ्री लोन था। हाउ कंसिडर द फ्लोइंग सिनेरियोज, लोन इज रिपेबल ऑन डिमांड। आप ये सारे सिनेरियोज को अकॉर्डिंग आंसर करो, ठीक है। क्या? हाउ शुड द लोन बी अकाउंटेड, कैसे लोन की अकाउंटिंग होगी। तो मैं एक काम करता हूं, पहले आपको बी वाला पॉइंट करवाता हूं। ए और सी वैसे ही है, नुनू से पॉइंट है, इनको बाद में करवाता हूं। पहले ये वाला, द लोन इज रिपेबल आफ्टर 3 ईयर, लोन 3 ईयर्स के बाद रिपेबल होगा, रिपेबल आफ्टर 3 ईयर्स। तो करंट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सिमिलर लोन, इसका क्या दे दिया? मार्केट रेट भी दे दिया है। कितना? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 10% पर एनम फॉर बोथ होल्डिंग एंड सब्सिडरी, ठीक है।
10% मार्केट रेट। अब इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल रेट दिया नहीं दिया, नहीं दिया, तो इसको क्या मानेंगे हम, जीरो। और मार्केट रेट 10%, तो क्या ये इक्वल है, नहीं, ये इक्वल नहीं है, तो क्या हो गया, ये ऑफ मार्केट टर्म्स पे ट्रांजेक्शन। इसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के अलावा कुछ और मिल रहा है, और मेरा होल्ड करने का ही पर्पज है पूरे एंड तक, कहीं इसमें दिया नहीं है कि ये सेल करना चाहती है। ये मान लो कि अगर क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं है ना, उसका पर्पज है सेल करने का, तो आप यही मानोगे कि होल्ड ही करने का पर्पज है मैच्योरिटी तक, ठीक है। तो इस केस में क्या बन गई है, एएमसी के अंदर क्लासिफाई होगी एसेट, एएमसी के अंदर क्लासिफाई होगी है और ऑफ मार्केट टर्म्स पे है, तो इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। इसकी सबसे पहले इनिशियली रिकॉग्नाइज किस अमाउंट की होगी, इनिशियल रिकॉग्निशन जिस दिन लोन दिया उस दिन इनिशियल रिकॉग्निशन होगी मेरी फेयर वैल्यू पे। अब फेयर वैल्यू ऑफ मार्केट टर्म्स में कैसे निकलती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एट मार्केट रेट, ठीक है, डिस्काउंटेड एट मार्केट रेट। तो इसका मैं निकालूं फेयर वैल्यू, इन्होंने रेट दिया है कितना, 10%, तो इसका 10 लाख का लोन दिया था, ठीक है। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं, 10 लाख का लोन था, मल्टीप्लाई पीवीएफ, इसमें कोई इंटरेस्ट वगैरह तो रिसीव हो नहीं रहा उससे, जीरो इंटरेस्ट रेट यहां पे दे रखा है, इंटरेस्ट फ्री लोन, मल्टीप्लाई पीवीएफ कितने रेट से, 10%, कितने ईयर्स के, 3 ईयर्स के बाद रिडीम होगा, मतलब 10 साल के बाद रिडीम हो जाएगा। आप इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के टाइम पे वो एक टेबल सी बना के दिखाई थी, कैश इनफ्लोज, इंटरेस्ट जो जो इनफ्लो हो रहे हैं, फिर उसके आगे डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखा था, फिर उसके आगे प्रेजेंट वैल्यू उनकी करके निकाली थी, फिर जो टोटल आया था उस पर मैंने रिकॉग्नाइज किया था, लास्ट लेक्चर में याद करो आपने किया था, ठीक है। वैसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लो, बाकी ये शॉर्टकट पड़ता है। उसमें आपके पास एफआर का एग्जाम ना इतना लेंथी होता है कि 4 आवर्स के एग्जाम को आपको 3 आवर्स में कंप्लीट करना होता है, तो आप कौन सा प्रेफर करोगे, क्या वो करोगे, यही करना ना। बट वो मैं रिकमेंड करूंगा उस केस में करना जब आपके कैश फ्लोज वेरी कर रहे हैं ज्यादा, वो ज्यादा वेरी कर रहे हैं तो उसमें आप गलती कर सकते हो, तो इसलिए वही वाला रेफर करना। अगर सिमिलर कैश फ्लोज है या एक दो ही कैश फ्लोज है तो ये वाला ही कर लेना, 3 ईयर्स, ठीक है। निकालते हैं इसकी, 10 लाख की प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 1/1.1, 1 2 3, 3 ईयर का मैंने डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाला, कितना आ गया 0.751, मैं उस पर लेता हूँ, ठीक है, 10 लाख का मल्टीप्लाई 10 लाख, यहाँ पे मैंने कम लिखे हैं बट मैंने सारा कंसिडर कर लिया, पूरे पूरे फैक्टर्स कंसिडर कर लिए, यहाँ पे कम लिखे हैं मैंने राउंड ऑफ करके, 751,314.80, ठीक है। ये वाला आंसर आ गया आपका किस चीज का, प्रेजेंट वैल्यू का, 715,751,314, ये आ गई फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू पे आप क्या करोगे, इनिशियली रिकॉग्नाइज करोगे। इसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट इन्होंने बोला है साफ कि नहीं लगी है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं लगी है तो आपका उसमें एडजस्टमेंट भी नहीं आएगा। बट अब अभी मैंने आपको ट्रांजेक्शन कॉस्ट की एडजस्टमेंट सिखाई भी नहीं है, बस एक बार कल थोड़ा सा आपको हिंट जरूर दिया था प्लस माइनस का क्या होता है, ठीक है, बट मेरे को सिखानी है वो भी आपको, वो अभी नहीं सिखाऊंगा, ये नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा वो। अभी इसको रिकॉग्नाइज करोगे, रिकॉग्निशन की एंट्री क्या करोगे आप, रिकॉग्निशन की एंट्री वही, 2 मिनट एक काम करता हूं ना, मैं इसमें भी ले लेता हूं एंट्री लिखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एंट्री करता हूं मैं आपके लिए। इसने क्या दिया, लोन, लोन दिया था, हम इन दी बुक्स ऑफ पेरेंट की एंट्री कर रहे हैं, 2 मिनट, XYZ की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, इन दी बुक्स ऑफ XYZ, ये क्या है मेरा पेरेंट, ठीक है, इसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं। इसने लोन कब दिया था, डेट दे रखी है कोई, नहीं दे रखी, ठीक है, तो साफ यहाँ पे लिख देना बस इनिशियल रिकॉग्निशन या फिर ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन ऑन लोन डेट, इनिशियल रिकॉग्निशन ऑन
लोन गिवन डेट, ठीक है। किस अमाउंट पे होगा ये इनिशियल रिकॉग्निशन? सबसे पहले इसमें सेट कौन सी आएगी? लोन गिवन टू सब्सिडरी, ये एसेट होगी आपकी, ठीक है। लोन दिया उसको कितना? 751314, 75131। मैं 315 लिख दूं या 314.8 ही लिखूं? चलो 14.8 ही लिख देता हूं, ठीक है। एक तो ये होगी टू बैंक, कितना मेरे को एक्स वाई जेड को कितनी कंसिडरेशन पे करनी पड़ी इसके लिए? कितनी? 10 लाख दिया था उसको, 10 लाख, 10 lakhs। और जो डिफरेंस होगा उसको क्या मानेंगे? पेरेंट और सब्सिडरी के बीच में एक रिलेशन होता है, ठीक है। पेरेंट और सब्सिडरी के बीच में एक रिलेशन होता है, ठीक है। स्पेशल रिलेशन है, ऑफ मार्केट टर्म्स का केस है, तो इस केस में डिफरेंस को क्या मानेंगे? पेरेंट नॉर्मली क्या करता है उसमें? इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो इसमें क्या? इन्वेस्टमेंट इन, क्या दिखाएंगे? इन सब्सिडरी। कितना डिफरेंस निकालो इसका? डिफरेंस 10 lakhs माइनस 751,314.8, 248,685.2, ठीक है। ये आपकी लोन की डेट पे एंट्री होगी। अब इसमें आपको और क्या पूछा इन्होंने? अच्छा, लोन की पूरी एंट्री बतानी है ना इनको, तो पूरी एंट्री करंट मार्केट रेट इतना है, ठीक है। अब इसमें इंटरेस्ट रेट भी निकालना होगा, उसके लिए क्या करोगे आप? वही टेबल बना लो, टेबल कौन सी? अमोर्टाइजेशन टेबल, वही। ईयर ओपनिंग बैलेंस ऑफ फाइनेंशियल एसेट, इंटरेस्ट इनकम, रीपेमेंट, क्लोजिंग, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है जी। अब मेरे ईयर्स कितने थे इसमें? अरे 3 ईयर्स ही हैं, इतनी बड़ी टेबल क्यों बना दी मैंने? चलो, बन गई अब तो भाई। फर्स्ट ईयर की ओपनिंग बैलेंस कितना था? लोन गिवन वाली एसेट कितने पे रिकॉग्नाइज की थी? 751,315 ही ले लेता हूँ मैं इसमें, ठीक है। आपके लिए इजी हो जाएगा, हमारे लिए भी इजी हो जाएगा कैलकुलेशन के लिए। इंटरेस्ट इनकम किस रेट पे आएगी? इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे आप ये देखो, ऑफ मार्केट टर्म्स की ट्रांजेक्शन है जी सर, ऑफ मार्केट टर्म्स की है, और इसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी नहीं दे रखी है, नहीं दी हुई, तो मेरा मार्केट रेट ही EIR होगा। अदरवाइज ये EIR पे करते, मार्केट रेट ही EIR होगा, तो मार्केट रेट पे ही कर देंगे। एट दी रेट मार्केट रेट कितना था? 10%, ठीक है। तो इसके ऊपर करो, इसका तो इजी हो जाएगा ना बहुत हमारे लिए। 75131.5, ये इंटरेस्ट हो गया। रीपेमेंट कुछ हुआ ही नहीं है, तो इसका टोटल करो। रिपेमेंट नहीं किया ना कुछ, इंटरेस्ट वगैरह थोड़े दे रहा था वो, इंटरेस्ट फ्री लोन था। 751,315 मल्टीप्लाई और प्लस 75131.5, 826,446.5। सेकेंड ईयर में ओपनिंग कितना हो गया? 826,446.5, इंटरेस्ट 826,446.5,
909091.15। ये हो गया मेरा कंप्लीट 10 lakhs। ओ, ये गलत कर दिया ना, यहाँ पे रिपेमेंट भी तो डालनी थी हमें 0। और यहाँ पे कितना रीपे हो जाएगा ना लास्ट में, तो लास्ट में तो रीपे हो जाएगा। हाँ, ये देखो, रिपेबल आफ्टर 3 years। तो 3 year में तो रीपे हो जाएगा। कितना आएगा हमारे पास, मतलब XYZ के पास कितना आएगा, 10 लाख। ये 0 हो जाएगा। आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो कि ये वाला 0 होना चाहिए। अगर ये 0 नहीं हुआ ना, आपने कहीं गड़बड़ कर दी है, मतलब समझे, चाहे तो इंटरेस्ट रेट सिलेक्ट करने में गड़बड़ की है, या फिर आपने कुछ ये रिपेमेंट्स वगैरह लिखने में, या फिर इंटरेस्ट वगैरह लिखने में गड़बड़ की है। ठीक है, थोड़ा बहुत आ सकता है राउंड ऑफ की वजह से डिफरेंस, वो आप, मैंने आपको बता दिया था इसमें बैलेंसिंग फिगर कर देना अगर राउंड ऑफ का डिफरेंस हो। ठीक है, अब इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री अगर मैं करूं, एक्रूअल ऑफ इनकम, जो ये हुई इनकम, इंटरेस्ट इनकम ड्यू हुई थी, इसकी कब होगी एंट्री, फर्स्ट ईयर के एंड में, फर्स्ट ईयर एंड, फर्स्ट ईयर। ये जनरल एंट्रीज करवा रहा हूँ, यही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, जनरल एंट्रीज फर्स्ट ईयर एंड। क्या हो गया एंट्री मेरी, इंटरेस्ट ड्यू करो सबसे पहले। एसेट कौन सी थी मेरी, लोन गिवन टू सब्सिडरी, लोन गिवन टू सब्सिडरी, डेबिट। ठीक है, टू, यहां पे तो टू इंटरेस्ट इनकम, कितने अमाउंट से, 75131.5, 75131.5। ठीक है जी। और अब एक बैंक की एंट्री होती है, कैश इनफ्लो कुछ हुआ ही नहीं है तो वो होगी नहीं। ठीक है, अब इसके बाद मैं थर्ड ईयर के एंड में देखूं, सेकेंड ईयर के एंड में, मतलब सेकेंड ईयर एंड, उसमें क्या होगी, उसमें भी यही लोन गिवन, वही लिख लेना, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, लोन गिवन टू सब टू इंटरेस्ट इनकम, कितनी, 8264.65, 8264.65। ठीक है, ऐसे ही थर्ड ईयर की एंट्री हो जाएगी मेरी। थर्ड ईयर में साथ में मेरी पेमेंट की एंट्री भी तो होगी, पेमेंट, रीपेमेंट, थर्ड ईयर एंड। क्या होगी, लोन गिवन, ये पहले इंटरेस्ट ड्यू की कर रहा हूं मैं, सब्सिडरी डेबिट, ये डेबिट है, कितने से होगा, 90 90 9। ठीक है, 90909 पॉइंट कुछ था, जो भी था समथिंग लिख लेना आप, टू इंटरेस्ट इनकम, 90909। अब मेरी एक और एंट्री होगी थर्ड ईयर एंड पे, जो रीपेमेंट की हुई होगी। ठीक है, इस केस में उसको क्या मिला होगा, उसको पैसा मिल गया होगा सारा। ठीक है, तो वो क्या एंट्री करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, इसे सेट को डिक्रिमेंट कर देंगे ना, लोन गिवन टू सब्सिडरी, कितने से, 10 लाख। समझे, अभी ये होगी मेरी थर्ड ईयर एंड पे। अब ये मेरी इसकी बुक्स की तो होगी सारी एंट्री। अब मेरे को फाइनेंशियल लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग भी बतानी होगी, फाइनेंशियल लाइबिलिटी उसका मैं करता हूँ, एक काम करता हूँ, उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, यही वाले जो इंटरेस्ट वगैरह है यही काम आएंगे, यही टेबल काम आएगी आपकी। ठीक है, मैं आपको इसमें ही दिखा देता हूँ आंसर में डायरेक्ट।
ठीक है, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट क्यों करें हम, हमारा जो मेन काम था वो हो चुका है यहाँ पे। इसका सेकंड पोर्शन अगर मैं दिखाऊं, एक काम करता हूँ, पहले ये वाला भी मैच करवा देता हूँ। 751 315 751 3 कहाँ गया, 715 315 लोन गिवन टू। अब डीम्ड इन्वेस्टमेंट 248685, ठीक है, टू बैंक की हो गया। और फर्स्ट ईयर का XYZ में लोन, मैं लास्ट ईयर का मैच करवा दूँ तो हो जाएगा मैच 90 90 90 90, ठीक है। अब ABC की बुक्स में आप देखोगे कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। इसने, इसके लिए क्या था, बैंक इसको पैसा मिला होगा, ठीक है, इसको पैसा मिला है, वो एंट्री कर दी। टू लोन, इसने लाइबिलिटी बुक कर दी, और जो डिफरेंस था वो इसने टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर दिया, ठीक है, समझे। एक तो ये एंट्री होगी। एक्रूअल, वो इनकम बुक कर रहा था, ये एक्सपेंस बुक करेगा, टू लाइबिलिटी को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। बस यही सेम चलती रहेगी। वो ये अमाउंट कौन सा है, ये अमाउंट वही है ना, 75 90 90, ये इससे मैच करके देखो, 82 82 71 71, ठीक है। इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं था, इसमें इजी था। ये ऑन रिपेमेंट ऑफ लोन, बस ये रिपेमेंट होगी, ठीक है। अब मेरे को इसके 2 पॉइंट्स और दे रखे इन्होंने, वो फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस है द लोन इज रिपेबल ऑन डिमांड। अगर ये लोन रिपेबल होता डिमांड पे, मान लेते हैं कि जैसे XYZ ने ABC मतलब अपनी सब्सिडरी को लोन पे पैसा दिया, तो रिपेबल ऑन डिमांड मतलब कि XYZ ने जिस दिन लोन दिया उसी दिन भी रिपे कर, डिमांड रिपेमेंट मांग सकती है उसकी कि मेरे को वापस कर दे भाई अब, ठीक है। तो उस केस में इसको फाइनेंशियल एसेट और उसको फाइनेंशियल लायबिलिटी किस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करनी चाहिए, जितना उसको मांगने का हक है, जितना उसको मांगने का हक है। तो डिस्काउंट किस पे करें, डिस्काउंट नहीं करेंगे इसमें, क्यों, क्योंकि क्या पता सेम टाइम पे ही मांग ले वो। तो हम बुक्स में जितने पे रिकॉग्नाइज, कितने एसेट रिकॉग्नाइज करेंगे, जितना मेरे को उससे मिलने का हक है, जितना पे किया उतना ही मिलेगा उससे, जितना मैंने उसको पे किया उतना ही मिलेगा उससे, इसमें डिस्काउंट नहीं होगा। तो कह सकता हूं 10 लाख ही लेने का हक रखता हूं मैं, 10 लाख ही लेने का हक रखता हूं, 10 लाख दिए उसी दिन मांग लो चाहे। इसमें मार्केट इंटरेस्ट रेट पे क्या हम प्रेजेंट वैल्यू करेंगे, नहीं, क्योंकि सेम डे पे मांग सकता हूं। तो इसमें वही करेंगे। देखो यहाँ पे देखा दी फेयर वैल्यू ऑफ ए फाइनेंशियल लायबिलिटी विद ए डिमांड फीचर। जो फाइनेंशियल लायबिलिटी या फाइनेंशियल एसेट होगी डिमांड फीचर के साथ, मतलब कि मैं डिमांड, जो मतलब कि जिसकी बुक्स में एसेट है, देने वाला जो लोन दे रहा है, ठीक है, वो कभी भी डिमांड कर सकता है। तो उस केस में क्या होगा, नॉट लेस देन द अमाउंट पेबल ऑन डिमांड। जो डिमांड पे अमाउंट पेबल होगी उससे कम नहीं हो सकती फाइनेंशियल लायबिलिटी, ठीक है। अब मेरे को पता है कि अगर मान लो आपसे पैसा लिया और आप कभी भी मांग सकते हो, तो अगर आज ही मांग लिए ना तो 10 के 10 लाख मेरे को आज ही देने पड़ेंगे। तो उसमें टाइम वैल्यू मनी वगैरह का, डिस्काउंट वगैरह का तो कुछ लॉजिक ही नहीं था फिर। तो हम ये मानेंगे कि चाहे आज ही मांग ले, उसी अमाउंट पे रिकॉग्नाइज कर देंगे फिर। डिस्काउंटेड फ्रॉम द फर्स्ट डे दैट द अमाउंट कुड बी रिक्वायर्ड टू बी पेड। और डिस्काउंट अगर इस पे करेंगे भी सेम डे का तो जीरो ही होता है, उसका डिस्काउंट फैक्टर क्या होता है, जीरो पीरियड का 1। डिस्काउंट भी कर लो सेम ही आएगा, नो डिफरेंस। तो 10 लाख पे ही फाइनेंशियल एसेट बुक होगी, 10 लाख पे ही वो। ये देखो इट हैज फेयर वैल्यू इक्वल टू कैश कंसिडरेशन गिवन, तो उसकी फेस वैल्यू क्या होगी, फेयर वैल्यू कैश कंसिडरेशन जो गिवन है, ठीक है, 10 लाख थी, 10 लाख पे ही आएगा उसका, इंटरेस्ट फ्री लोन है। दी पेरेंट एंड सब्सिडरी रिकॉग्नाइज फाइनेंशियल एसेट एंड रिस्पेक्टिवली एट द अमाउंट ऑफ लोन गिवन। उसी अमाउंट पे 10 लाख पे ही रिकॉग्नाइज कर देंगे, ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड नो इंटरेस्ट इज एक्यूरेट ऑन द लोन। और आगे से इंटरेस्ट तो कोई एक्यूरेट होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि हमने टाइम वैल्यू पता ही नहीं था ना, क्या पता सेम डे पे मांग ले। तो इंटरेस्ट इनकम एक्यूरेट नहीं होगी इस केस में। अपन रिपेमेंट बस इसको रिवर्स कर देंगे। अभी क्या होगा, मैंने सामने वाले को लोन दिया होगा तो क्या क्या होगा, इन लोन गिवन टू सब्सिडरी टू बैंक, लोन गिवन टू सब्सिडरी टू बैंक, ठीक है, एक लोन गिवन टू सब्सिडरी फिर टू बैंक, ये की होगी। अब उस दिन जिस दिन पैसा आ जाएगा उस दिन बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन गिवन टू सब्सिडरी, जस्ट। इसमें कुछ रहा नहीं। अब एक और केस है मेरा, दी लोन इज रिपेबल व्हेन ABC हैज फंड्स टू रिपे दी लोन। इसमें कहता है कि जिस दिन जिसने लोन लिया है उसके पास पैसा होगा तो उस दिन वापस कर देगा, ठीक है, जिस दिन उसके पास पैसा होगा जिसने लोन लिया है। तो ये क्या सेम केस है, नहीं। ये देखो, ये रिपेबल ऑन डिमांड तब था कि मैं जिस दिन भी पैसा मांगू उसी दिन मिल जाएगा। इस केस में तो ऐसा होगा ही नहीं, ये अलग केस हो गया। तो इस केस में क्या करना होगा, इसमें ना आपको एज्यूम करना होगा कि कितना टाइम पीरियड के अंदर हो सकता है। इसका आंसर ही दिखा देता हूं ICI का, ठीक है, ICI का। इसमें एजम्पशन लेनी पड़ेगी आपको। जैसे ये आपने सेकंड
पार्ट क्या था इसका, बी पार्ट। जनरली ये लोन विच इज रिपेबल व्हेन कैन बी रेदर द एंटिटीज नीड टू एस्टिमेट रिपेमेंट डेट एंड, इसके अंदर ना एंटिटीज को ना एक रिपेमेंट डेट एस्टिमेट करनी पड़ेगी और डिटरमाइन करना पड़ेगा इसकी मेजरमेंट अकॉर्डिंगली। इफ द लोन एक्सपेक्टेड टू बी रिपेड इन 3 ईयर्स, अगर एक्सपेक्टेशन करेंगे कि 3 ईयर्स में रिपे हो जाएगा तो इसका सोल्यूशन सेम वो जो हो जाएगा जो आपने बी सोल्यूशन में किया था, जो हमने बड़ा सा करके देखा था, ठीक है, जो ये मैंने आपको करवाया था, सेम यही हो जाएगा अगर 3 ईयर्स हो गया। अगर कोई और एस्टिमेट करते तो उसके अकॉर्डिंग आप सारी कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। तो ये वाला केस वो नहीं हुआ डिमांड वाला, ये वाला इंपॉर्टेंट केस लगा लो इसको, इसमें गलती मत करके आना, ये बहुत छोटा आंसर रहेगा इसका और इसमें आप बहुत ज्यादा टाइम लगा दोगे तो मे भी आप गलत करके आ जाओ सारा, ठीक है। तो एक काम करता हूं, मैं अपने नोट्स पे चलता हूं। अब यहाँ पे देखते हैं कौन से क्वेश्चन हो चुके हैं। ये वाला हो चुका मेरा, ये वाला हो चुका, ठीक है। अभी मेरा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर मेरे को क्या बताना था, इंटरेस्ट एट मार्केट टर्म्स ट्रांजेक्शन प्राइस था, इंटरेस्ट एट ऑफ मार्केट टर्म्स में डिटरमाइन करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये हमने देख चुके थे। इसके बाद जो डिफरेंस आता है उसका क्या करेंगे, इफ फेयर वैल्यू बेस्ड ऑन लेवल 1 इनपुट या फिर वैल्यूएशन टेक्निक दैट यूजेस ओनली डेटा फ्रॉम ऑब्जर्वेबल मार्केट, अगर मान लो फेयर वैल्यू बेस होती है कौन से, लेवल 1 इनपुट के अकॉर्डिंग, ये हम इंडेक्स 113 करेंगे तो वहां पे डिटेल में देखेंगे सारा, ठीक है। अभी आप समझो कि क्वेश्चन में दिया होगी अगर उसकी फेयर वैल्यू लेवल 1 इनपुट के अकॉर्डिंग बन रही है, ठीक है, सबसे पहले आप यही वाला पोर्शन चेक करोगे, ठीक है, लेवल 1 इनपुट के अकॉर्डिंग बन रही है या फिर ऑब्जर्वेबल मार्केट की टेक्निक्स, मतलब कि डेटा ऑब्जर्वेबल मार्केट थी जो, उसके अकॉर्डिंग आपने कुछ किया है। मतलब कि एक्चुअली क्या होता है कि इसके अंदर ना वो होती हैं जो मतलब कि जजमेंट वगैरह जिसमें हमें नहीं लगानी होती, ये वो वाला सिनेरियो होता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दिया होगा, वो डिटेल में डिस्कशन हम जब इंडेक्स 113 करेंगे वहां करेंगे बात, चाहे तो लेवल 1 इनपुट के अकॉर्डिंग वैल्यू निकली हो या फिर आपकी ऐसी वैल्यूएशन टेक्निक्स से निकली हो जिसने डाटा यूज किया हो ऑब्जर्वेबल मार्केट से जो मिलता है डाटा, ठीक है, मतलब कि ओपन मार्केट वगैरह जो होती है ऑब्जर्वेबल मार्केट होती है उनसे मिलता है, जो उसके बेसिस पे किया हो। तो आप जो डिफरेंस निकाल रहे थे ना ट्रांजेक्शन प्राइस और फेयर वैल्यू का, वो सीधा P&L में जाएगा, ठीक है। और अगर ये नहीं है, इनके अलावा केस है अगर, ठीक है, जैसे मान लो खुद की जजमेंट वगैरह जैसे हम अभी निकाल के आए थे वो सारे केस थे, ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू एंड ट्रांजेक्शन प्राइस रिकॉग्नाइज्ड एज, तो एसेट रिकॉग्नाइज करेंगे इफ इट क्वालिफाइज टू बी, अगर वो क्वालिफाई करते, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है। डिफरेंस को हम क्या करते थे, इसमें एसेट मान लिया था, इसमें ये एसेट ये तो होते हैं प्रीपेड अकाउंट एसेट, इसमें प्रीपेड लीज रेंट ये एसेट, ये इन्वेस्टमेंट इन ये एसेट, ये डिविडेंड इनकम ये एसेट, ठीक है, ये सारी एसेट्स मान ली थी हमने। एंड ट्रांजेक्शन रिकॉग्नाइज्ड एसेट मानेंगे अगर ये रिलेशंस, जैसे ये तो स्पेशल रिलेशन था, अगर ऐसा स्पेशल रिलेशन नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे, तो उसमें भी P&L में चला जाएगा। तो अभी आपको सिंपल बताऊं मैं कि अगर आपका रिलेशंस है और ये लेवल 1 इनपुट और ऑब्जर्वेबल मार्केट का डेटा के अकॉर्डिंग नहीं निकाला है तो आपको यही करना है, अदरवाइज आपको फिर P&L में ही चार्ज करना होगा डिफरेंस, समझे। और इसमें एक चीज जरूर से ध्यान रखना, एसेट तभी रिकॉग्नाइज करोगे आप जब ट्रांजेक्शन प्राइस आपका ज्यादा होगा और फेयर वैल्यू कम होगी। अगर इसके अपोजिट हो कि फेयर वैल्यू ज्यादा है ट्रांजेक्शन प्राइस कम है तो एसेट नहीं हो सकती ना, फिर कहां जाएगा P&L, समझे। ये वाला हो गया हमारा, ये वाला समझा दिया था आपको, एकदम टिक टॉप चल रहा है बिल्कुल। अब हमारा मेरे को आपको ये टेबल करवानी है, ये बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगी हमारी टेबल, अब टाइम नहीं लगेगा, ये इसके अंदर बहुत समराइज करके दे रखा मैंने चीज़ों को, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप रिवाइज कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।